आपके पास क्वेश्चन है जो दे रहा है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेटेड इन 1828 बाय फ्रेडरिक वुलर इज। एक इंफॉर्मेशन बेटा जो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो कब बना था? 1828 में। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वुलर ने। कौन सा कंपाउंड था? ये इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए। वो कंपाउंड है यूरिया। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दे रहा है अमोनियम साइनेट, तीसरा ऑप्शन दे रहा है यूरिया और चौथा ऑप्शन दे रहा है थायो यूरिया। तो आंसर हमारा कौन सा है? यूरिया। ठीक है, चलिए इसको दिमाग में बैठाइएगा। 1828 के पहले क्या लोग नहीं होंगे? होंगे। क्या उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरेट करने की कोशिश नहीं किया होगा? किया होगा। लेकिन होता क्या है कि उसके पहले जितने लोगों ने काम किया था उनका कोई रिजल्ट नहीं आया, और जब रिजल्ट नहीं आया तो उन लोगों ने ऐसा मान्यता बना दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंसान नहीं बना सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए भगवान होते हैं। क्योंकि साइंस भगवान वाला टर्म्स तो यूज कर नहीं सकता है, और जब भगवान वाला टर्म्स यूज नहीं कर सकता है तो उसने बोल दिया कि कोई वाइटल फोर्स होता है, कोई अननोन शक्ति होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकती है। इंसान कितना भी मेहनत कर ले ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता है। इसी थ्योरी को बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी है। तो इसी वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहले 1828 में इसी फ्रेडरिक वुलर साहब ने यूरिया बनाकर इसको डिस्कार्ड किया था। और एक बार एक कंपाउंड को फ्रेडरिक वुलर ने बना लिया तो लोगों ने सोचा कि यार ये बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं, और धीरे 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 आज की डेट में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देख लिए। तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे नई नई चीजें निकलती हैं। तो 1828 के पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था जो लैब में बनाया गया हो, लेकिन 1828 के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए गए हैं। और आज की डेट में जितने भी मेडिसिन आप देखते हो, ठीक है, वो मैक्सिमम आपके कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। एक और इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आखिर यूरिया बना कैसे था। तो ये यूरिया बना था इसी अमोनियम साइनेट को गर्म करने से। मतलब अगर इस अमोनियम साइनेट को लेता हूं और इसी अमोनियम साइनेट को गर्म करूंगा तो गर्म करने से होता क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाता है NH2CO और ये NH2 जो कि है कौन सा? यूरिया। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बना लिए जाते हैं कि किस कंपाउंड को गर्म करने से बना था? तो अमोनियम साइनेट। कौन सा कंपाउंड था जो फर्स्ट लैब में बना था? यूरिया। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वुलर ने। कब बनाया था? तो था आपका 1828। क्लियर है? आपके पास क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू। पहला दे रहा है साइज ऑफ कार्बन, दूसरा दे रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तीसरा दे रहा है कैटनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, और चौथा दे रहा है पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। चलिए सोचिए। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं। लगभग नेचर में देखा जाए तो लगभग 90 से 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और केवल 5 से 10% ही आपके दूसरे कंपाउंड देखने को मिलते हैं। पेट्रोल, डीजल, कपड़े, परफ्यूम्स, मैक्सिमम चीजें देखोगे वो आपके है कौन सा? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्वेश्चन आता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है। पीरियोडिक टेबल ऐसे दिखाई देता है, और पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एटम अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला एटम कौन सा है तो क्या कहते हो? हाइड्रोजन। ये आपका सबसे पहला हो गया। दूसरा जो हो गया वो आपका हो गया हीलियम। तीसरा हो गया आपका लिथियम, फिर ये बेरिलियम, फिर ये बोरोन, फिर ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। तो इसी तरीके से करते हुए पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सर 118 एलिमेंट में हम कार्बन की स्टडी अलग से करते हैं और इसकी स्टडी कह देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और बाकी सब 117 एलिमेंट की स्टडी को कलेक्टिवली बोल देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो क्वेश्चन आता है ना कि आखिर इस कार्बन पर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये अकेला ही लगभग 90 से 95% कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और रिमेनिंग 117 मिलकर भी केवल 5 से 10% कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्यों होता है? तो उसी का क्वेश्चन के रूप में मैंने पूछा है कि क्या साइज ऑफ कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, या आपका कैटनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, या पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सोचिए। कोई भी एटम कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करेगा? कोई भी एटम कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करेगा? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। और स्टेबल कब होगा? जब उसका डुएट या ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो जब हीलियम को देखते हैं तो यहां पर इसका डुएट पूरा है,
नियॉन को देखते हैं तो यहाँ इसका ऑक्टेट, ऑक्टेट ये क्या है, पूरा है। लेकिन जब यहाँ से वहां तक देखते हैं तो क्या ऑक्टेट पूरा है, नहीं। अगर इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ कितने हैं, एक, यहाँ कितने हैं, दो, यहाँ कितने हैं, तीन, यहाँ कितने हैं, चार, यहाँ कितने हैं, पांच, यहाँ कितने हैं, छह, और यहाँ कितने हैं, सात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा तो क्या करना होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले या एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहाँ से वहां पहुंच जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो संभावना क्या है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे या 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले। इसकी संभावना क्या है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या 6 इलेक्ट्रॉन को ले ले। इसकी संभावना क्या है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या 5 इलेक्ट्रॉन को ले ले। इसकी संभावना क्या है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या एक इलेक्ट्रॉन को ले ले। इसकी संभावना 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसकी संभावना 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन जो कार्बन पे आते हैं तो संभावना क्या है कि इसका इक्वल पॉसिबिलिटी है कि 4 निकाल भी सकता है और 4 ले भी सकता है। तो सोचिए इसके लिए आसान क्या है, एक निकालना है, 7 लेना, एक निकालना। तो इसलिए इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर M+ बना लेते हैं। चूंकि मेटल होते हैं इसलिए M+ दिखा देते हैं। चाहे बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सब के सब क्या है, M+। इसकी अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इसलिए ये बना लेते हैं M2+। इसलिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम ये सब है क्या, 2+ है। इसके लिए क्या आसान है, 3 निकालना है, 5 लेना, 3 निकालना, और 3 निकालना आसान है इसलिए ये बना लेता है M3+। इसलिए एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सब क्या है, M3+। यहाँ क्या आसान है, 7 निकालना है, एक लेना, एक लेना। तो एक लेना मतलब एक लेकर F-, Cl-, Br-, I- ये बना लेते हैं। ये 2 लेकर O2-, S2- ये बना लेते हैं। ये 3 लेकर N3-, P3- ये सब बना लेते हैं। लेकिन जो कार्बन में आते हैं तो क्या देखते हैं कि 4 निकाल भी सकता है, 4 ले भी सकता है। इसलिए ना ये निकालता है ना कि लेता है, बल्कि ये करता क्या है, शेयर करता है। और जो ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो पूरा पीरियोडिक टेबल खुल गया। और जो पूरा पीरियोडिक टेबल खुल गया तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ ये कहीं ना कहीं कंबाइन करके और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए नंबर बढ़ जाता है। ये अब सोचिए जब दोस्ती करनी है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है तो बराबर वाले साइज की एटम्स के साथ शेयरिंग करें तब ज्यादा इफेक्टिव बॉन्ड बनेगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा, या साइज में गैप होगा तब ज्यादा इफेक्टिव बॉन्ड बनेगा। जब एटम्स लगभग बराबर होंगे, दोस्ती बराबर वालों में ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू एज गैप। तो इसका मतलब ये कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड खुद से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और हेलोजन, फ्लोरीन से बनाता है। इसलिए जितने भी फंक्शनल को देखोगे वो मैक्सिमम को कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हेलोजन ही आपको दिखाई देते हैं। 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग, उसका अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, हेलोजन कॉरस्पॉन्डिंग, अल्कोहल ईथर फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन के कॉरस्पॉन्डिंग, और अमीन नाइट्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसका ना मैक्सिमम कंपाउंड आप इसी के इर्द गिर्द देखोगे। तो क्वेश्चन आया कि इतना सारा कंपाउंड क्यों बनाया, तो क्यों बनाया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्यों बनाया, छोटा साइज है, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बॉन्ड मजबूत बनेगा। तो इसका सारे फैक्टर को मिला दें, मतलब अगर मैं साइज ऑफ कार्बन को भी मिला दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी मिला दें, अगर हम कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को भी मिला दें। कैटेनेशन क्या है, कार्बन को लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी है, कार्बन खुद से लंबी चेन बना सकता है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन है। तो सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ मिला दें और एक ही आंसर आपको देना हो तो आपको क्या देना चाहिए कि पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। जो ही आपने पोजीशन बोल दिया इसका मतलब आपने इसके पीरियड के बारे में स्पेसिफाई कर दिया, आपने इसके ग्रुप के बारे में स्पेसिफाई कर दिया। और जो ही आपने पीरियड बोल दिया कि सेकंड पीरियड है, दैट मींस आपने बता दिया कि साइज छोटा है। जो ही आपने बोल दिया कि 14th ग्रुप है, आपने बता दिया कि इसके बाद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। दैट मीन्स बहुत सारे कंपाउंड इसके द्वारा हम बना सकते हैं। तो सिंगल करेक्ट आंसर आपको देना हो तो आपको देना क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू मेक अ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। पहला ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा दे रहा है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरा दे रहा है 3 6 9 इलेक्ट्रॉन और चौथा दे रहा है 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। How many electrons are used to make single, double and triple bond?
सिंगल बॉन्ड मतलब जब ए अपना एक इलेक्ट्रॉन बी के एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बॉन्ड बनाता है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ए अपना दो इलेक्ट्रॉन बी के दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा शेयर करके बॉन्ड बनाए, ये है डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, ए अपना तीन इलेक्ट्रॉन बी के तीन इलेक्ट्रॉन के द्वारा शेयर करे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड बनाए, इस बॉन्ड को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ये भी ए और बी ए बी हो सकता है, ये भी आपका ए एंड ए बी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन क्लोरीन भी हो सकते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ कार्बन कार्बन भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकता है। बस में आगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू मेक सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनता है। इसी तरह दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बनता है। और यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तीन इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंगल बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो आपको बोलना है दो। डबल बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो चार। और ट्रिपल बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 6। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये भी दिमाग में रखिएगा कि जब हम सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सारा कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो तरह के बॉन्ड की बात की जाती है, एक सिग्मा और दूसरा पाई। तो जो पहला बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। ट्रिपल में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दो बॉन्ड पाई होता है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो बोलना है एक। डबल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई। और ट्रिपल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा दो पाई। ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है कि एक्सियल ओवरलैपिंग, एक एक्सिस के अलोंग अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं सिग्मा। और पाई कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा है, पाई। याद रहेगा, गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आर। ए ऑप्शन दे रहा है 2.1, 2.5, 3.5, 4.0। दूसरा दे रहा है 2.5, 2.1, 3.0, 3.5, 4.0। तीसरा दे रहा है 2.5, 2.1, 3.5, 3 एंड 4। चौथा दे रहा है आपके पास ऑप्शन है 2.1, 2.5, 3.5, 3.0 एंड 4। चलिए सोचते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होती क्या है। सोचिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ही तो होता है। और इसी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे छोटा नन्हा मुन्ना हाइड्रोजन है, उसके बाद बात करते हो हीलियम है, उसके बाद बात करते हो लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरह करते हुए पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। सोचिए 118 लोगों का एक परिवार है। इस परिवार में कुछ लोग इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग इंडिया के बाहर रहते हैं। ये लोग अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, तो इनका कैरेक्टर भी अलग अलग होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे की मोहमाया नहीं होता है, ये अपने जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने होते हैं, पैसे की मोहमाया नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को बड़े आराम से किसी को डोनेट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसकी निगाह दूसरे के पैसे भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो कौन कितना बदमाश है, इसको मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो कौन कितना बदमाश है, मतलब अगर ए और बी दो लोगों ने कोई बिजनेस में पैसा लगाया, तो कौन कितना बदमाश है, बिजनेस को कौन अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, इसको कैसे मेजर करोगे। तो इसको मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो उसी यूनिट को पॉलिंग स्केल पर हम बोलते क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। पॉलिंग साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ वैल्यू को निकाला था कुछ कैलकुलेशन करके, तो वही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू बताती है कि कौन कितना बदमाश है। और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। दैट मींस वो बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है।
इसका मतलब कुछ डाटा आपको क्लियर कट आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिसकी बात करते हैं वो बात किसकी करते हैं? कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5, आपको याद रखना है पॉलिंग स्केल पे। नाइट्रोजन जिसकी वैल्यू होती है 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0। जो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 2.1। तो कुछ डाटा आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 2.1, कार्बन के लिए वैल्यू होती है 2.5, नाइट्रोजन के लिए 3.0, ऑक्सीजन के लिए 3.5 और फ्लोरीन के लिए 4.0। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल फॉर कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन की बात करें, फिर हाइड्रोजन की बात करें, फिर नाइट्रोजन की बात करें, फिर ऑक्सीजन के, फिर फ्लोरीन की। तो कार्बन के वैल्यू मैंने कितना बताया? 2.5, हाइड्रोजन के लिए कितना बताया? 2.1, नाइट्रोजन के लिए कितना बताया? 3.0, ऑक्सीजन के लिए 3.5 और फ्लोरीन के लिए 4.0। पकड़िए, तो वहाँ 2.1 की बात कर रहा है, यहाँ 2.5 है, ठीक है, 2.1 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 3.5 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। यहाँ क्या बोल रहा है? 2.5, 2.1, लेकिन यहाँ 3.5 फिर 3 की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो 2.1 की बात कर रहा है। तो एकदम क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए कि हमें एटम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मालूम हो, लेकिन साथ साथ ये भी मालूम हो कि पहले किसको पूछ रहा है। तो पहले पूछ रहा है कार्बन को, फिर पूछ रहा है हाइड्रोजन को, फिर पूछ रहा है नाइट्रोजन को, फिर पूछ रहा है ऑक्सीजन को, फिर पूछ रहा है फ्लोरीन को। तो इसी सीक्वेंस में आपको कहीं ना कहीं डाटा बताना है। बता दोगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा काम इतने से ही चल जाता है। इसी के बेसिस पर हम कह देते हैं कि कार्बन के इधर जितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होते हैं, कार्बन के इधर जितने होते हैं उनसे कार्बन पैसा खींचता है। मतलब ये कार्बन के लिए बदमाश लोग हैं और कार्बन इनके लिए बदमाश है। बता दोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स in the given compounds CH2 double bond C double bond CH फिर CH C double bond CH2S। आपके पास है A ऑप्शन 9, B ऑप्शन है 15, C ऑप्शन है 14 और D ऑप्शन है 16। चलिए सोचते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछा है इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम सिग्मा की बात कर रहे हैं, पाई की बात कर रहे हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछा है तो बॉन्ड्स में आपको सिग्मा को भी इंक्लूड करना है और बॉन्ड्स में आपको पाई को भी इंक्लूड करना है। बस में आगे। और जो क्वेश्चन आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH C डबल बॉन्ड CH2 कैसे निकालोगे? तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि पहले इसको हम एक्सपेंड करते हैं, और जब एक्सपेंड करते हैं तो कैसे एक्सपेंड करोगे? CH2, तो यहाँ हमने लिख दिया CH2, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, फिर आपने लिख दिया CH, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और ये आपका H2, ये बन गया। एक बार जब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, अब बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है तो हर बॉन्ड को गिन लो। सोचो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉन्ड हो गए। और जब 15 बॉन्ड हो गए तो 9 15 14 16 बोल रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी। ये तो हो गया बचपन वाली बात। अब बचपन वाली बात में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करके लिख दिया, लेकिन इतना टाइम होता कहाँ है? इतना टाइम होता कहाँ है? कम टाइम में आपको क्वेश्चन को करना होता है। तो कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को करोगे? तो एकदम क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए बेटा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं और पीरियोडिक टेबल के ही एलिमेंट के द्वारा कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो मेनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन देखेंगे, कार्बन देखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही सब देखेंगे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 बॉन्ड बनाता है। ये चारों के चारों सिंगल हो सकते हैं, ये डबल के साथ सिंगल हो सकता है, ये ट्रिपल के साथ सिंगल हो सकता है, ये 2 लगातार डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ये 3 बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, ये आपका डबल के साथ सिंगल भी हो सकते हैं, इवन ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और यहाँ एक लोन पेयर होता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, ये दोनों को दोनों सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, यहाँ 2 लोन पेयर। और जब फ्लोरीन की बात करें या हैलोजन की बात करें तो यहाँ 3 लोन पेयर होते हैं और 1 बॉन्ड बनता है।
क्लियर कट होना चाहिए कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड और 3 लोन पेयर। चाहे लिखें या ना लिखें, तो इसका मतलब अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो जितने हाइड्रोजन हैं उतने सिग्मा बॉन्ड हैं, उतने सिंगल बॉन्ड है, तो इसका ये सारे के सारे सिग्मा ही तो हैं। तो जितने हाइड्रोजन हैं उतने सिग्मा हैं, इनडायरेक्टली उतने सिग्मा बॉन्ड गिन लो। तो 2 1 3 1 4 2 6, यहीं से गिन लो। 2 1 3 1 4 और 2 6, मतलब 6 हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हैं और 6 बॉन्ड आपने वहां गिन लिए। अब ये 2 बॉन्ड है तो 6 2 8, 2 यहाँ है 2 10, यहाँ आपके पास 1 11, 2 यहाँ है 13 और 2 यहाँ है 15। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? टोटल बॉन्ड हो गए आपके पास 15। तो यही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं टाइम बचाने वाला काम करूं तो कैसे करूंगा। हमको हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बनाता है, तो 2 1 3 1 4 और 2 6 छुपे हुए सिग्मा है, 2 8 2 10 1 11 2 13 और 2 15। तो 15 दैट मींस हमारा आंसर हो गया। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फेनेंथ्रीन इज। ये आपका फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर है और इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C14H14 है, बी आपको दे रहा है C14H10 है, सी आपको दे रहा है C14H12 है और डी आपको दे रहा है C12H12 है। चलिए सोचते हैं। फेनेंथ्रीन एकदम क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए बेटा कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, चारों सिंगल हो सकता है, डबल के साथ सिंगल हो सकता है, ट्रिपल के साथ सिंगल हो सकता है, 2 लगातार डबल भी हो सकता है। कभी नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, चाहे सिंगल, चाहे डबल के साथ सिंगल, चाहे ट्रिपल। ऑक्सीजन की बात करें 2 बॉन्ड, चाहे दोनों सिंगल या डबल। फ्लोरीन का मतलब 1 बॉन्ड, ऐसे बनाना है। सोचिएगा, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को कभी कभी छुपा दिया जाता है और कंडेंस करके लिखा जाता है। ध्यान से देखना, समझना। अगर इसी फेनेंथ्रीन को एक बार मैं फिर से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? हमने 6 मेंबर रिंग, ये दूसरा 6 मेंबर रिंग और ये तीसरा 6 मेंबर रिंग हमने यहाँ पर बनाया और डबल बॉन्ड जिन पोजीशन पे है उन पोजीशन को हमने ऐसे ऐसे दिखा दिया। ये बन गया। ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखो तो कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, दैट मींस यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहां देखो तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, दैट मींस यहाँ एक हाइड्रोजन है। यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, दैट मींस एक हाइड्रोजन है। यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है। यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। यहाँ ध्यान से देखना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। यहाँ ध्यान से देखो, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं है। 1 2 3 यहाँ एक हाइड्रोजन 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 है। यहाँ 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इन कार्बन का कोई हाइड्रोजन नहीं है। बस में आगे, और जो कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन कम हो गए। और टोटल कार्बन कितना है? टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसके अंदर टोटल कार्बन है 14 और हाइड्रोजन 4 कम है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस फेनेंथ्रीन का जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकला? C14H10। तो पहला दे रहा C14H14, दूसरा दे रहा C14H10, यही हमारा आंसर है। तो अच्छी तरह याद रखिएगा बेटा कि अगर 2 बेंजीन एक लाइन में हो, एक ऊपर हो, तो इसका नाम होता है फेनेंथ्रीन। लेकिन अगर यही तीनों बेंजीन एक लाइन में हो, और कहानी अगर ऐसे होता तो इससे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं एंथ्रासीन। तो ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। 3 बेंजीन ऐसे है तो फेनेंथ्रीन है, 3 बेंजीन ऐसे है तो इसका एंथ्रासीन है।
लेकिन दो ही बेंजीन है, और जो दो ही बेंजीन है और कहानी का किरदार ऐसे है, तो इसको जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, नेफ्थलीन है। ये भी क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर एक ही है तो इसका तो ये कौन सा है, बेंजीन है। तो क्लियर कट पिक्चर हो कि एक 6 मेंबर रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बेंजीन, दो जोड़ दें नेफ्थलीन, तीन एक लाइन में जोड़ दें एंथ्रासीन, लेकिन दो एक लाइन में जोड़ दें, एक ऊपर जोड़ दें, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CNS। ए ऑप्शन दे रहा है 11, बी ऑप्शन दे रहा है 15, सी ऑप्शन दे रहा है 12 और डी ऑप्शन दे रहा है 13। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रहा है बेटा कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब यहां इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जिस बॉन्ड के बारे में सोचना है वो कौन सा है, सिग्मा, इन द गिवन कंपाउंड एस। तो जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी है, कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, और छुपा हुआ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है, एटम सेम हो चाहे डिफरेंट हो, जो सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा होता है, सिग्मा। जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक होता है पाई। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दो बॉन्ड होता है पाई। तो जब इन्होंने स्पेसिफाई करके दे दिया है कि हमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के बारे में सोचना है, तो दैट मीन्स केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के बारे में ही सोचिएगा। और कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले एक तरीका है, इसको एक्सपेंड कर दो और एक्सपेंड करके सिग्मा को गिन लो। तो एक्सपेंड कर दो, तो जब CH3 है तो CH3 को आपने ऐसे बना दिया, ये हो गया आपका CH3, फिर हो गया CH2, तो ये हो गया आपका CH2, फिर हो गया CH, तो ये हो गया CH, ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर दे रहा है CH और ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसे बना दिए। और जब एक बार आपने एक्सपेंड करके चीजों को ऐसे लिख दिया और सिग्मा को गिन लीजिए, तो सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिग्मा हो गए। और जो 12 सिग्मा हो गए तो पहला 11, फिर 15, फिर 12, फिर 13, यही हमारा आंसर है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हमें हमेशा मालूम है कि हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड बनाएगा वो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, कभी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। और जब सिंगल ही बनाएगा तो हमेशा और हमेशा सिग्मा होगा, और जो हमेशा हमेशा सिग्मा होगा तो 3 सिग्मा यहाँ है, 2 सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ है जो कि छुपा हुआ है। तो दैट मीन्स 3 2 5 1 6 और 1 7 सिग्मा यहाँ छुपे हुए हैं। तो 7 वो सिग्मा हो गए, एक ये सिग्मा हो गया 8, एक ये सिग्मा हो गया 9, एक ये सिग्मा हो गया 10, एक ये सिग्मा हो गया 11 और एक यहाँ का सिग्मा हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N वाला 12। तो बिना एक्सपेंड किए हुए भी हम आंसर को निकाल सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप एक्सपेंड करके लगाते हो तो भी बन जाएगा, और अगर आपका मेंटल लेवल अच्छा है और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, तो आप इसे डायरेक्ट गिन के भी हाइड्रोजन वाले सिग्मा को गिन सकते हो और बचे हुए सिग्मा को पकड़ते हुए आंसर लगा सकते हो। बच्चा हो सकता है जल्दबाजी में इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का सिग्मा ना देखे और हो सकता है केवल इतने ही सिग्मा को गिन ले और उसके बेसिस पर आंसर बता दे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कुछ कंडेंस करके दे दिए जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स और उससे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे साइनाइड, तो साइनाइड में ऐसे लिख के दे दे तो आपको सोचना है कि ये कुछ ऐसे होता है। हो सकता है CHO ऐसे बना दे, आपको क्लियर होना चाहिए कि CHO ऐसे होता है। हो सकता है COH ऐसे बना दे, आपको क्लियर होना चाहिए कि COOH ऐसे होता है। तो कभी कभी कुछ फंक्शनल ग्रुप को कंडेंस करके हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो कंडेंस फॉर्म को पहले एक्सपेंड कर लें और एक्सपेंड करके सिग्मा पाई को प्रॉपर तरीके से बताएं, तब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आप सही तरीके से आंसर को बता पाओगे। फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है एलाइल साइनाइड कंटेन्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ए ऑप्शन दे रहा है 5 सिग्मा 7 पाई है, बी ऑप्शन दे रहा है 9 सिग्मा 3 पाई है, सी ऑप्शन दे रहा है 3 सिग्मा 4 पाई है और डी ऑप्शन दे रहा है 9 सिग्मा 9 पाई है। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रहा है एलाइल साइनाइड कंटेन्स, मतलब कॉमन नेम। तो कुछ कॉमन नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आते हैं, और कुछ कॉमन नेम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार आते हैं तो कॉमन नेम भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए।
तो मेरी बुक आपके पास जो है डीपीपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने इसको देखा होगा कि जितने भी कॉमन नेम आपके लेवल पे इनकाउंटर होते हैं वो सारे के सारे कॉमन नेम मैंने प्रॉपर तरीके से बुक में दे रखा है। हर 10 क्वेश्चन के बाद कुछ कॉमन नेम आपको दिखाई दे जाते हैं जो कि टोटल नंबर में 180 हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद होने ही चाहिए। तो थोड़ा वक्त देकर उनको भी याद करिए, इससे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आता है एलाइल साइनाइड। तो जब तक इसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक सिग्मा पाई के बारे में नहीं बता पाओगे, लेकिन एक बार अगर आपने स्ट्रक्चर को सही तरीके से पकड़ लिया तो सिग्मा पाई को गिनना काफी आसान हो जाता है। तो एलाइल साइनाइड ये क्या होता है? एलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ होता है CH2, इसको वो बोलते हैं एलाइल ग्रुप। और इसी एलाइल में बोला है साइनाइड, तो इसी में C लगा दो और ग्रुप हो गया एलाइल साइनाइड। अब इसी एलाइल साइनाइड के अंदर पूछ रहा है कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड हैं। तो अगेन एक तरीका मैंने क्या बताया, एक्सपेंड कर लो। और जब एक्सपेंड कर लोगे तो इसका तो CH2 है, आपने ऐसे बना दिया CH2, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे बना लिया। एक्सपेंड करने के बाद अब सिग्मा को गिनो। तो हमने क्या बोला था, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा, दो बॉन्ड पाई, यही तो है। तो इसका जितने सिंगल हैं वो सब सिग्मा है। तो गिनिए, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है नंबर में कितने हो गए? 9। ये तो बना। अब पाई के बारे में सोचो, अगर पाई के बारे में सोच रहे हो तो एक पाई यहाँ पे मौजूद है, एक पाई यहाँ पे मौजूद है, एक पाई यहाँ पे मौजूद है, तो पाई कितने हो गए? 3। ये बन गए। तो 9 सिग्मा 3 पाई, तो 5 सिग्मा 7 पाई, 9 सिग्मा 3 पाई, यही हमारा आंसर है। और सीम बोल रहा 3 सिग्मा 4 पाई और यहाँ 9 सिग्मा 9 पाई, बन गया। दूसरा तरीका क्या है, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, तो जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा है। अब एडिशनल सिग्मा को पकड़िए, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 सिग्मा ये हो गए, 1 सिग्मा ये हो गए, 2 सिग्मा ये हो गए। तो कार्बन हाइड्रोजन का 2 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा यहाँ, तो 2 1 3 और 2 5, तो 5 ये सिग्मा हो गए। उसके बाद एक ये वाला सिग्मा 6, एक ये वाला सिग्मा 7, एक ये सिग्मा 8 और एक इसके अंदर का सिग्मा 9 सिग्मा हो गए। अब पाई को देखो, तो 1 पाई बॉन्ड यहाँ है, 2 पाई बॉन्ड यहाँ है, 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो हमारा आंसर निकल गया 9 सिग्मा 3 पाई। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि एक तरीका एक्सपेंड करके क्वेश्चन लगाया जाए और एक तरीका जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा है, बस में आगे तो उतने सिग्मा को देख लें और उसके बाद एडिशनल सिग्मा को पकड़ें और उसके बेसिस पे आंसर लगा लें। इंपॉर्टेंट, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप्स हो जो कंडेंस फॉर्म में लिखा हो तो पहले इसको एक्सपेंड कर लें, अदरवाइज आप इसके सिग्मा पाई को हो सकता है छोड़ दें और गलत कर दें। तो फिर से बोल रहा हूं, जब कहानी के अंदर CHO एल्डिहाइड आ जाए, जब कहानी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, जब कहानी के अंदर एस्टर आ जाए, जब कहानी के अंदर एसिड हैलाइड आ जाए, जब कहानी के अंदर अमाइड आ जाए, कहानी के अंदर नाइट्राइल आ जाए, तो थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा। यही वो जगह हैं जहां से कंडेंस करके आपसे क्वेश्चन गलत करवाया जाता है। बना लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C6H5COOH इज। ए ऑप्शन दे रहा है 13 सिग्मा 4 पाई, बी ऑप्शन दे रहा है 14 सिग्मा 4 पाई, सी ऑप्शन दे रहा है 15 सिग्मा 4 पाई और डी ऑप्शन दे रहा है 16 सिग्मा 4 पाई। चलिए सोचते हैं। क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C6H5COOH इज। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बताओ कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होते क्या हैं। तो सिग्मा पाई बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं बेटा, और जब कहानी के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड सिग्मा है। जब कहानी के अंदर डबल बॉन्ड होगा उसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, और जब कहानी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसके अंदर 1 सिग्मा और 2 पाई है, यही तो है। अब दूसरा, कहानी में है C6H5, ये कहानी का ट्विस्ट है। और C6H5 ये कौन सा ग्रुप है? क्या हम कार्बन की लंबी चेन बना लें 6 की? क्या हम सिस्टम में साइकिल बना लें? और साइकिल बनाए तो कौन सा मेंबर रिंग बनाए? क्या हम 6 मेंबर बनाए, 5 मेंबर बनाए, 4 मेंबर बनाए, 3 मेंबर बनाए, कितने मेंबर का रिंग बनाए? तो सोचिए, क्या आपने कुछ ऐसा कंपाउंड देखा है? C6H6 कौन सा कंपाउंड होता है? बेंजीन। ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन। बेंजीन ही तो है। तो इसी बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा देते हैं,
तो जब बेंजीन आपने लिया है, बेंजीन जिसके अंदर कार्बन है आपके पास 6, हाइड्रोजन है 6, अगर इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का ग्रुप बन जाता है, ठीक है, C6H5 ये तो बन गया, जिसको हम बोलते क्या हैं, फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसी को ऐसे पीएच के रूप में भी दे दे। तो इसका तो बेंजीन जब अपने एक हाइड्रोजन हटाता है और जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। और इसी फिनाइल ग्रुप को चाहे ऐसे दिखाए चाहे ऐसे दिखाए, ये हमने बना दिया है और उसके आगे लिखा है COOH। तो COOH, तो COOH को जब एक्सपेंड करोगे तो ये आपको कुछ ऐसे सोचना है। तो हो सकता है कि बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है पीएच COOH दे देता या C6H5COOH ऐसे दे देता, दोनों सेम ही है। तो जब दोनों सेम ही है तो इसका अब आप इस बेंजीन को ऐसे बनाइए, यहाँ एक हाइड्रोजन हटाकर ये COOH ग्रुप ऐसे बनाइए। अब हाइड्रोजन में क्लियर होना चाहिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और 4 से कम जितने बॉन्ड होंगे उस आपके हाइड्रोजन हैं। तो यहां सोचो, यहां अगर इस कार्बन को देखो तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, दैट मीन्स यहाँ एक हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ है। लेकिन यहाँ देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका तो ये आपका ओवरऑल ये आपका बेंजोइक एसिड का एक्सपेंडेड फॉर्म है। और एक बार एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड बना दिया है, अब सिग्मा पाई निकालना है। तो सिग्मा के लिए मैंने क्या बोला था, जितने सिंगल है सब सिग्मा है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई है और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई है। तो सोचिए, अगर हम सिग्मा देखूं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा 14 सिग्मा 15 सिग्मा हो गए। तो 15 सिग्मा हो गए, 13 14 15 4 6 16 दैट 15 सिग्मा हो गए। और पाई की बात कर लो, तो पाई की बात करोगे तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई और एक 4 पाई, तो 4 पाई है, यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बेटा कि जो C6H5 की बात कर रहा है कि मॉलिक्यूल आता कहां से है, ये आता है कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाया जाए, और जो बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाओगे तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को बोलते क्या है, फिनाइल ग्रुप। और इसी फिनाइल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दिया है, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलें या फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बोलें चाहे बेंजोइक एसिड बोलें, उसी बेंजोइक एसिड को देकर आपसे सिग्मा पाई पूछ लिया है। तो इसकी करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप बेंजीन को देखो तो इसका मतलब बेंजीन को अगर मैं ऐसे देखूं तो ये हमारा बेंजीन है। और बेंजीन के अंदर के सिग्मा बॉन्ड को गिनने की कोशिश करें तो 6 सिग्मा 1 2 3 4 5 6 ये वाले हैं, और 6 सिग्मा 1 2 3 4 5 6 ये वाले हैं। तो 12 सिग्मा तो यहाँ है, और इसी 12 सिग्मा का एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा को हटाकर कार्बन का सिग्मा लगा दिया है, तो ये ओवरऑल 12 सिग्मा है। और जब ये 12 सिग्मा है उसका 13 14 15। तो अगर आपको ये भी क्लियर है कि बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा होते हैं, 3 पाई होता है, तो इसका भी हेल्प लेकर इसका मतलब इसके अंदर 12 सिग्मा 3 पाई है, और ये 13वां ये 14वां ये 15वां सिग्मा है, और 1 पाई यहाँ पे है, तो 15 सिग्मा और 4 पाई। तो अच्छी तरह क्लियर रखिएगा बेटा कि बेंजीन मतलब C6H6 होता है जिसके अंदर 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई होता है, याद रहेगा। तो फ्यूचर में कभी सिग्मा पाई का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामाइन एस। ए ऑप्शन दे रहा है 2 है, बी ऑप्शन दे रहा है 4 है, सी ऑप्शन दे रहा है 6 है, और डी ऑप्शन दे रहा है 8 है। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामाइन एस। तो कॉन्सेप्ट लोन पेयर क्या होते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन मेलामाइन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट लोन पेयर किस एटम का कितने होते हैं ये मालूम है और मेलामाइन का स्ट्रक्चर मालूम है, तो क्या क्वेश्चन नहीं लगा लोगे, लगा लोगे। तो पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं लोन पेयर का, चलिए एनालाइज करिएगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो ही हमारा पीरियोडिक टेबल है, और इसी पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बार बार दिखाई देते हैं।
जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन, ये दिखाई देगा। अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ देखें तो ये 4 है, यहाँ देखें तो ये 5 है, यहाँ देखें तो ये 6 है, यहाँ देखें तो ये 7 है। ये तो है। अगर इन्हें अपना डुएट कंप्लीट करना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही और चाहिए जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसलिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे चारों सिंगल हो, डबल के साथ सिंगल हो, या ट्रिपल के साथ सिंगल हो, या 2 लगातार डबल हो, लेकिन हमेशा 4 बॉन्ड। लेकिन जब नाइट्रोजन में आते हैं तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, और जो 5 इलेक्ट्रॉन है 3 ही और चाहिए, तो 3 सिंगल हो सकता है, या डबल के साथ सिंगल हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ एक पेयर खाली है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है, और जो एक पेयर खाली जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है इसी को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही और चाहिए, तो 2 बॉन्ड बनाता है, और जो 2 बॉन्ड बनाता है ये दोनों सिंगल भी हो सकते हैं और ये डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पेयर आपको दिखाई दे रहा है यही है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह फ्लोरीन के बारे में सोचें तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक बॉन्ड बनाया। तो ये 3 पेयर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं खाली, इसे क्या बोलना है, लोन पेयर है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें यहां से ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, और हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर की कहानी समझ में आ गई। अब दूसरा क्या है, मेलामाइन स्ट्रक्चर। अगर मेलामाइन का स्ट्रक्चर मालूम है तो क्वेश्चन करना इजी है, लेकिन अगर मेलामाइन का स्ट्रक्चर मालूम नहीं है तो फिर फंस जाओगे। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेलामाइन का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप 6 मेंबर रिंग बना दो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बना दो, मतलब इनडायरेक्टली बेंजीन बना दो, और बेंजीन बनाने के बाद अल्टरनेट पोजीशन पर आप यहाँ नाइट्रोजन लगा दो, और जो बचा हुआ कार्बन है इस कार्बन पर आप यहाँ पे NH2 लगा दो, और जब यहाँ NH2 लगा देते हो तो यही जो कंपाउंड होता है बेटा, यही कंपाउंड कौन सा है, मेलामाइन। यही कंपाउंड क्या है, मेलामाइन। और एक बार आपने मेलामाइन का स्ट्रक्चर बना दिया तो कहानी के अंदर नाइट्रोजन आ गया। तो चाहे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड हो, चाहे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड हो, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक लोन पेयर यहाँ है, 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 और एक लोन पेयर यहाँ है। तो मेलामाइन के अंदर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो आंसर आपके पास 2 4 6 8, तो आंसर कौन सा हो गया, 6। तो जितने नाइट्रोजन होंगे उतने लोन पेयर होंगे। बना लोगे, गुड।